ओलंपिक में जिस धूम धड़ाके की उम्मीद थी वैसी खबर तो अब तक नहीं आई, लेकिन हालांकि भारत 3 पदक अपने नाम कर चुका है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर की आस अभी भी भारत को है। आज 3 बड़े मुकाबले होने वाले हैं, जहां से भारत के पदक के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आज सबसे बड़ा मुकाबला हॉकी में है, जहां सेमीफाइनल्स में भारत की टक्कर सीधे जर्मनी के साथ होगी। अगर आज भारत जीत जाता है तो उसका सिल्वर पक्का हो जाएगा। आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो देखिए, टीम इंडिया का पड़दा हमेशा से जर्मनी के मुकाबले भारी रहा है। आज निगाहें नीरज चोपड़ा पर भी रहने वाली हैं, क्योंकि आज वो ओलंपिक के मैदान में क्वालिफिकेशन राउंड के लिए उतरेंगे। नीरज कुछ सालों से जिस प्रकार का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, माना यह जा रहा है कि नीरज भारत को इस बार भी गोल्ड दिला सकते हैं। इसी बीच कुश्ती में विनेश फोगाट का एक्शन जबरदस्त है। दोपहर को विनेश महिला 50 किलोग्राम कैटेगरी में राउंड 16 के लिए मुकाबला करेंगी। राउंड 16 में फोगाट के सामने जापान की यूई होंगी, और आज जिस मैच को लेकर दिल थाम कर लोग बैठे रहेंगे वो है हॉकी का मुकाबला। ये 60 मिनट भारतीय हॉकी के लिए नया इतिहास लिखने को तैयार हैं। हरमनप्रीत एंड कंपनी अपने जोश, जुनून और जज्बे की बदौलत पेरिस ओलंपिक में सुनहरे अक्षरों से कामयाबी की नई कहानी लिखने को बेकरार है। जोश हाई है, विश्वास चरम पर है। सेमीफाइनल में भले ही सामने मजबूत जर्मनी की चुनौती है, लेकिन जिस कलेवर और नए अंदाज में भारतीय हॉकी टीम नजर आ रही है, उससे यही भरोसा मिल रहा है कि इस बार हरमनप्रीत की सेना 44 साल बाद इतिहास दोहराने जा रही है। हॉकी में भारत ने अपना आखिरी गोल्ड 1980 में मॉस्को में जीता था। अब पेरिस में धमाका करने के लिए ये टीम अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है। तो जर्मनी के साथ हमारे मैच हमेशा बहुत अच्छा हुआ है, और लास्ट ओलंपिक में हम लोग उनके साथ जीते हैं। तो इस बार भी इस बार का सेमीफाइनल में मैच होगी, तो ये मैच बहुत ज़बरदस्त होगा। अभी जर्मनी वही सोचेगा कि पिछली बार हम लोग हारे हैं, तो इस बार जरूर उनको जीतेंगे और अपने जैसे कि फाइनल में पहुंचेंगे और मेडल लेके जाएंगे। उनका सोच भी वही है, हमारा सोच भी वही है, तो मैच पूरा बहुत ज़बरदस्त होगा। दोनों बराबर की टीमें हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि उनका पलड़ा भारी है और हमारा कम है। हमारा भी उतना ही भारी है जितना उनका भारी है। जो वर्ल्ड चैंपियन वो थे, तो वो बहुत पुरानी बात है, जो लेकिन आज की दौर की हॉकी है वो कुछ अलग है। संकेत शुभ हैं। भारतीय टीम सेमीफाइनल चुनौती के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बाद अब जर्मनी की बारी है। वैसे मौजूदा विश्व चैंपियन और 4 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता जर्मनी और भारत में ज्यादा फर्क नहीं है। जर्मनी विश्व रैंकिंग में चौथे और भारत 5वें स्थान पर है। जर्मनी का सामना भारत से टोक्यो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी हुआ था, जिसमें भारत ने 5-4 से जीत दर्ज की थी। श्री जयेश ने आखिरी सेकंड में पेनाल्टी कॉर्नर बचाकर मैच भारत की झोली में डाल दिया था। साफ है, 4 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतकर जो कामयाबी की लकीर इस टीम ने खींची थी, अब उसे आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। पेरिस ओलंपिक में अब तमगे का रंग बदलने का समय आ गया है, तो तैयार हो जाइए एक और महामुकाबला देखने के लिए, जहां करोड़ों हिंदुस्तानियों की जुबान पर सिर्फ भारतीय हॉकी टीम की जीत के लिए दुआ होगी। पेरिस से राहुल रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। टीम इंडिया ने हॉकी के लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम जैसी टीमों को मात दी है। टीम की लय देखते ही बन रही है, और जिस तरह टीम इंडिया फॉर्म में है उस हिसाब से उसकी जीत तय मानी जा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि जर्मनी के मुकाबले हमारा रिकॉर्ड कैसा है। अब हुए मुकाबलों की बात करें तो भारत और जर्मनी करीब 18 बार आमने सामने आए हैं, और भारत और जर्मनी के बीच हुए 18 में से 8 मुकाबले भारत ने जीते हैं। जी हाँ गुंजन, देखिए भारत से हुए 18 मैचों में से जर्मनी ने 6 मुकाबले अपने नाम हासिल किए। बल्कि इतना ही नहीं, हम देखें तो हाल ही के 6 में से 5 मैचों में हॉकी इंडिया ने जर्मनी के खिलाफ जीत दर्ज की है। हाल ही में जीत भारत ने जर्मनी के खिलाफ दर्ज की, इसमें टोक्यो ओलंपिक की जीत भी शामिल है, जिसमें भारत ने जर्मनी को 4 के मुकाबले 5 गोल से हराया था।
बिल्कुल देखिए, और यही नहीं है, आपको याद होगा गुंजन, पिछले ओलंपिक में जर्मनी को हराकर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया था। यही नहीं, हाल में खेले हुए मुकाबले में भारत की जो टीम है उसने जर्मनी पर भारी पड़ी थी, आपने देखा होगा रिसेंट मैच में, और उसने जर्मनी को 2 के मुकाबले 3 गोल से मात दी थी। देखिए, पूरे देश से हॉकी टीम को शुभकामनाएं के संदेश दिए जा रहे हैं। युवा फैंस दिल से कह रहे हैं, चक दे इंडिया, इस बार ओलंपिक में हॉकी वाला गोल्ड हो जाए। अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता और दुनिया में अपना झंडा लहराया। एक बार फिर टीम इंडिया के पास मौका है पूरी दुनिया में अपना परचम लहराने का, लेकिन इस बार ये टीम इंडिया हॉकी की है। ओलंपिक के सेमीफाइनल में हम पहुंच चुके हैं। मंगलवार को ये सेमीफाइनल खेला जाएगा और जर्मनी से हमारा मैच होगा। लेकिन उसके पीछे देखिए, आप हमारे साथ कुछ प्लेयर्स हैं और ये प्लेयर्स भी टीम इंडिया के लिए चीयर्स कर रहे हैं। हालांकि ये प्लेयर्स क्रिकेट के हैं, लेकिन फिर भी फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि इस बार गेम कौन सा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो भी टीम इंडिया है, जिसके लिए तमाम जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और उनसे ही हम बात करते हैं। कल सेमीफाइनल है, ओलंपिक का मैच है, किस तरह से आप देखने वाले हो और कितना चीयर्स कर रहे हो टीम इंडिया को? टीम इंडिया को मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। अभी तक जो भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में परफॉर्म करा है, उनका एंटिसिपेशन पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा रहा है। तो मैं इस बार बहुत अच्छा अवसर है हमारी हॉकी टीम के पास गोल्ड जीतने का। तो मैं चाहूँ सेमीफाइनल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें। हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा भारतीय हॉकी टीम को। बस हम गोल्ड जीतें, अपना भारतीय झंडा लहराएं, हर जगह ओलंपिक्स में विजेता बने। धन्यवाद। कहते हैं कि टीम जिस तरह से आगे बढ़ती है, एक के बाद एक मैचेस को जीतना, मोराल क्या बहुत हाई होता है इस तरह में? इसमें मोराल बहुत हाई होता है और हमें टीम इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भारतीय टीम है हमारी और जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है वो हम सबके लिए अच्छी बात है। मैच दर मैच जैसे आगे बढ़ता है तो हम परफॉर्मेंस देखते हैं, सब चीजें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया को हम हरा के आए, अभी 52 साल बाद हमने ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऐसे में टीम का जो स्पिरिट होगा इसमें कितना हाई होगा? वो टीम स्पिरिट काफी हाई होगी, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद ये इतना अच्छा कारनामा हुआ है टीम इंडिया के लिए। अब सेमीफाइनल खेलेगी तो टीम स्पिरिट तो बहुत हाई रहेगी और अपना सब खेलेंगे अच्छे से। कॉन्फिडेंस लेवल कैसा, क्योंकि ये लगातार दूसरी बार है, 72 सालों बाद लगातार दूसरी बार है जब आप ओलंपिक के सेमीज में पहुंचे हैं। तो पिछला सेमीफाइनल भले ही मतलब फाइनल नहीं आया, लेकिन इस बार क्या लग रहा है कि होप ज्यादा है? हाँ, होप बिल्कुल है। हम सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, इंडिया फाइनल जीतेगी इस बार और गोल्ड लाएगी। टीम के जो हमारे गोलकीपर हैं, कई मैचेस हम उनकी वजह से ही जीते हैं। लास्ट ओलंपिक है उनका, क्या मैसेज किसी प्लेयर के लिए जब लास्ट मैच होता है तो उसके लिए वो मैच जीतना, वो सीरीज जीतना है, वो ओलंपिक जीतना कितना इंपॉर्टेंट होता है? बहुत टाइम से खेल रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये लास्ट है तो वो चाहेंगे कि गोल्ड जीत के जाएं और जैसे वो कर रहे हैं इसमें उनकी वजह से ही ज्यादातर वॉल ऑफ इंडिया है इस तरह। अभी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहेंगे तो गोल्ड भी आएगा और वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस टाइम गोल्ड जीतना उनके लिए तो बहुत सही रहेगा। लगभग 72 सालों बाद दूसरी बार लगातार ओलंपिक के सेमीज में हम पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, टीम इंडिया जिस तरह से इस बार खेली है वो दिख रहा है कि टीम बहुत अच्छे फॉर्म में है और अगर यही फॉर्म जारी रहा तो जरूर इस बार ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड आ रहा है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक में आज जेवलिन थ्रो इवेंट होना है और इस मुकाबले में भारत का गोल्ड पक्का लगभग लग रहा है, क्योंकि जेवलिन थ्रो में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा उतरने वाले हैं और अगर नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतते हैं तो नीरज चोपड़ा ओलंपिक के इतिहास में खिताब बरकरार रखने वाले 5वें जेवलिन थ्रोअर बन जाएंगे। वहीं उनसे पहले भाला फेंक में किशोर जैना भी किस्मत आजमाने वाले हैं और आज क्वालिफिकेशन मैच है और अगर भारत जीतता है तो 8 अगस्त को जेवलिन थ्रो फाइनल्स में पेरिस की धरती पर भारत की धमक देखने को एक बार फिर से मिल सकती है। नीरज ने हाल ही के सालों में हर टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। नीरज का भाला जिस तरह निशाने पर लग रहा है उससे हर हिंदुस्तानी को यही जाहिर तौर पर उम्मीद है कि नीरज फिर से गोल्ड पर निशाना लगा सकते हैं।
नीरज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद है। वो जिस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उससे इस बार भी उम्मीदें कहीं ज्यादा हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या रहने वाला है नीरज का शेड्यूल और क्यों नीरज का मेडल इस बार भी पक्का माना जा रहा है। आज दोपहर करीब 1:45 बजे नीरज चोपड़ा क्वालिफिकेशन राउंड में उतरेंगे। क्वालिफिकेशन राउंड के बाद नीरज का मुकाबला 8 अगस्त को होगा। जी हाँ गुंजन, देखिए नीरज से देश को काफी उम्मीद है। जाहिर तौर पर सबको लगता है कि इस बार भी नीरज का भाला जो है सीधे गोल्ड पर लगेगा। दरअसल नीरज की गोल्ड पर दावेदारी की कई वजह हैं। नीरज ने पिछले साल तमाम देशों में ट्रेनिंग ली है और यही वजह है कि टोक्यो के बाद से ही उनका लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी है। बात करें 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप की तो इसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। वहीं 2023 में देखें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड भी नीरज ने अपने नाम कर लिया था। इतना ही नहीं, नीरज डायमंड लीग के चैंपियन भी रह चुके हैं। बात करें ओलंपिक की तो यहां नीरज चोपड़ा के बेस्ट थ्रो 87.58 मीटर रहा। वहीं उनके पर्सनल बेस्ट की बात करें तो उनका थ्रो 89.94 मीटर का रहा है। जी हाँ, देखिए नीरज पिछले 3 साल से 88 मीटर से ज्यादा थ्रो कर रहे हैं और उनका ये थ्रो इस बात की गारंटी माना जा रहा है कि नीरज फिर से भारत के लिए सुनहरे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब तक पेरिस में भारत उस तरह का दमखम नहीं दिखा पाया है। ऐसे में भारतीय बैडमिंटन टीम के मेंटोर और पूर्व दिग्गज प्रकाश पादुकोण ने भारतीय खिलाड़ियों की हार पर तल्ख टिप्पणी की है। दरअसल इस बार बैडमिंटन टीम बिना किसी मेडल के लौट रही है। पहले पीवी सिंधु मेडल जीतने में नाकामयाब रही और फिर लक्ष्य सेन ब्रॉन्ज मेडल मैच में हार गए। और प्रकाश पादुकोण का मानना यह है कि सरकार खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा दे रही है, नतीजा देने की बारी खिलाड़ियों की है। तो देखिए ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है गुंजन, जब भी सरकार तमाम सहूलियतें प्रदान करती है। और अब तो हम देखते हैं कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जब तमाम पुरस्कारों से और तमाम ट्रेनिंग से नवाजती है, ऐसे में गोल्ड, सिल्वर या कम से कम ब्रॉन्ज की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। We were contenders. I won't say definite medalists, but we were contenders for three medals. So at least one I would have been happy. Of course, I'm personally disappointed. But having said that, I think this time, the government, the SAI, the foundations, TOPS, everybody has done their bit. So, I have nothing against. I don't think anybody could have done anything more than, what the government has done, the sports ministry, SAI, TOPS, and all the OGQ. And so I think it's high time the players also need to take some responsibility. चलिए खेलों के बाद अब बात कर लेते हैं मिशन जिंदगी की। उत्तराखंड में सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ समेत दूसरी एजेंसियां देवदूत साबित हुई हैं। दरअसल भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए केदारनाथ से सैकड़ों श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया गया, जबकि रास्ते में हजारों श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। इन सबके बीच अब दोबारा से केदारनाथ यात्रा जल्द ही शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। इन दिनों वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर चिनूक और MI-17 कुछ इसी तरह से केदार घाटी में मददगार बने हुए हैं। असल में वहां हुई बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद सैकड़ों तीर्थयात्री फंस गए थे। ऐसे में प्रशासन, एनडीआरएफ और वायुसेना समेत दूसरी एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। फिर इन श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया गया। हालांकि इस रेस्क्यू मिशन के बीच खराब मौसम ने भी अड़चने डाली। भले ही मौसम साथ नहीं दे रहा है, बावजूद इसके लगातार जो केदारनाथ धाम सहित पैदल मार्ग पर तीर्थयात्री फंसे थे, उनका रेस्क्यू अभियान जारी है। प्रशासन ने यहाँ पर वायुसेना की मदद ली है और MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रियों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। इस समय हम गोचर हवाई पट्टी में आप देख सकते हैं जो यात्री रेस्क्यू करके पहुंचाए जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे मेडिकल की सुविधा, रहने खाने की सुविधा की गई है। इसके अलावा प्रशासन के द्वारा उन यात्रियों को ऋषिकेश, हरिद्वार तक बस के द्वारा भेजा जा रहा है। बादल फटने की हुई घटना के बाद केदारनाथ के रास्ते में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया ताकि रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को निकाला जा सके। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है।
मौसम एक्चुअली लगातार खराब हो जा रहा है। मौसम ना कोई यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा है कि कितना एक्यूरेटली मौसम कब ठीक होगा और कब खराब होगा। इसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। हमेशा सुबह सनराइज से लेकर सनसेट तक सारी पूरा क्रू, सपोर्टिंग स्टाफ और हर कोई तैयार है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लगातार अपनी नजर बनाई रखी। वो पल पल की जानकारी सभी अधिकारियों से ले रहे हैं। उनके मुताबिक अब हालात काबू में हैं। जो सड़कें भूस्खलन में बर्बाद हो चुकी हैं, उसे बहाल करने में भी सेना और प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हैं। ऐसे में सीएम धामी ने सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ समेत सभी एजेंसियों को शुक्रिया कहा है। केदारनाथ का रेस्क्यू अभियान लगभग कंप्लीट हो गया है और एक बड़ी संख्या जो देश भर के श्रद्धालुओं की थी उनको सुरक्षित निकाला जा चुका है। हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू अभियान किया गया है। राज्य के भी हेलीकॉप्टर लगे थे। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि भारत सरकार की तरफ से चिनूक हेलीकॉप्टर, MI ये सभी हमको उपलब्ध हुए, जिसके कारण से हम सुरक्षित निकाल पाए। और अब हमारा पूरा फोकस है कि जल्दी से जल्दी जो मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, भूस्खलन के कारण से जहाँ सड़क पूरी तरह से प्रभावित हो गई है, बह गई है, बिजली की लाइनें, पेयजल की लाइनें, दूरसंचार की लाइनें, उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। राज्य में हुई भारी बारिश के बाद वहां केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है, लेकिन अब प्रशासन की कोशिश है कि इसे एक हफ्ते में फिर से खोल दिया जाए ताकि श्रद्धालु केदारनाथ में फिर से बाबा के दर्शन कर सकें। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल और राहुल सिंह धर्मवाल के साथ गुड न्यूज टुडे। और हालात देखिए, अमेरिका में कुछ जुदा नहीं है। फ्लोरिडा में चक्रवाती तूफान की वजह से भारी बारिश के बाद हालात खराब हो गए, तो सड़कें जिन पर गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आती थी वो तालाब में नजर आ रही हैं। अब देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दरिया हो। सड़क पर सैलाब के बीच खड़े साइन बोर्ड के से अंदाजा हो रहा है कि वहां कितना ज्यादा पानी भर चुका है। इन पानी से लबालब सड़कों पर नाव दौड़ती हुई नजर आ रही। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पानी सड़क के कुछ हिस्सों को बहाकर रह गया, और ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। सावन के मौके पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल की शोभा यात्रा निकाली गई। मान्यता ये है कि इसके जरिए बाबा शहर में घूमकर अपनी प्रजा का हाल जानते हैं। रास्ते में जब बाबा दर्शनों के लिए रामघाट पर पहुंचे तो वहां उनका मां क्षिप्रा के जल से अभिषेक और पूजन किया गया। इस शोभा यात्रा में प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। की शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्हें पुलिस जवानों की ओर से ऐसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर जब महाकाल की शोभा यात्रा निकली तो उनके गण रास्ते में झूमते नजर आए। बात महाकाल की हो और डमरू भला न दिखे तो ऐसे कैसे हो सकता है। इस यात्रा के दौरान 1500 डमरू वादकों की टोली शामिल हुई। सावन के मौके पर बाबा महाकालेश्वर अपने लाव लश्कर के साथ अपनी प्रजा का हाल जानने निकले। उन्होंने पालकी, हाथी और रथ पर अपने अलग अलग रूपों से भक्तों को दर्शन दिए।
बाबा महाकाल के दरबार के अंदर बाबा की तीसरी सवारी है। भगवान तांडव स्वरूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। पूरे लाव लश्कर और मान सम्मान के साथ में बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। बाबा महाकाल के चारों तरफ जय महाकाल का उद्घोष है और भगवान महाकाल की भक्त लोग एक दर्शन पाकर अपने आपको धन्य मान रहे हैं। इस शोभा यात्रा में प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा समेत प्रदेश के कई मंत्री भी शामिल हुए। उन्होंने बाबा महाकाल का पूजन किया। रामघाट पर बाबा महाकाल का मां क्षिप्रा के जल से अभिषेक पूजन किया गया। सावन के महीने में उज्जैन का ये रंग वाकई अद्भुत है। वैसे तो करीब 2 हफ्ते बाकी हैं। महाकाल के अलग अलग रूपों से हमें और आपको रूबरू होने का पूरा मौका मिलेगा। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, गुड न्यूज टुडे। सावन के महीने में भगवान शिव को कोई जल अर्पित करता है तो कोई दूध तो कोई बेलपत्र। इनसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वडोदरा की 6 साल की वाणी ने कुछ अलग तरीका खोजा। शिव को कला के जरिए साक्षात एक नए रूप में ढाल दिया। देखिए खास रिपोर्ट। ये साक्षात हमारे इष्ट भगवान भोलेनाथ हैं। इन्हें कला के जरिए एक नए तरीके से एक नए रूप में पेश किया गया है। सावन के महीने में ये सब किया है वडोदरा की रहने वाली 6 साल की नन्ही वाणी पटेल ने, जिन्होंने 1000 क्यूब की मदद ली और भगवान शिव की ऐसी तस्वीर बना दी। बगल में त्रिशूल और पीछे चंद्रमा भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। वो 3 इयर्स की थी, तब से घर से शुरू किया था। रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रही थी, सिंगल फेस बना रही थी। फिर उन्होंने मैंने क्लास में रखा और फिर क्लास में से बहुत सारे क्यूब 16 क्यूब अभी सीख लिए हैं उन्होंने। बताया गया कि वाणी अब तक कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। वो 1 महीने से क्यूब के जरिए इस तस्वीर को बनाने में जुटी थीं। अब उसे ये खूबसूरत तस्वीर बनाने में कामयाबी मिल गई है। वो 1 महीने से ये शिव जी की प्रतिमा बनाने में मेहनत कर रही है, बना रही है। तब आज उसको दिखाई दे रहा है कि ऐसा बनाया है हमने। यकीनन देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और अगर ये प्रतिभाएं हमारी धार्मिक संस्कृति को भी नए तरीके से संजोने की कोशिश करें तो भला इससे बेहतर और क्या हो सकता है। वाणी की ये सोच वाकई शानदार है। दिग्विजय पाठक, वडोदरा, गुड न्यूज टुडे। और बात तीज के उत्सव की कर ली जाए। बुधवार को हरियाली तीज है। ऐसे में इसको लेकर देश भर में खास तैयारियां की जा रही हैं। राजस्थान के उदयपुर में भी तीज मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस मेले की सबसे खास बात यह रही कि इसमें महिलाओं, युवतियों और छोटे बच्चों के साथ आप किसी पुरुष को आने की इजाजत नहीं थी। वहीं पंजाब के फरीदकोट में भी एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए। खूबसूरत पंजाबी परिधानों में मंच पर थिरकती इन महिलाओं और बेटियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मंच पर यह सतरंगी अंदाज मन मोहने वाला है। मौका तीज माहौल का है, जिसमें 16 श्रृंगार कर महिलाओं ने खूब धमाल मचाया। सावन में राजस्थान के उदयपुर और पंजाब के फरीदकोट में ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। तीज हरियाली से पहले राजस्थान के उदयपुर में एक अनोखे मेले का आयोजन किया गया। सखियों के इस मेले में महिलाओं के अलावा किसी पुरुष को आने की इजाजत नहीं होती है। ऐसे में महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ इस मेले का खूब आनंद लिया। मेला हर साल हम देखने आते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती मचाते हैं और पूरे इंडिया में, पूरे राजस्थान में नहीं लगता है, सिर्फ उदयपुर में ही है हरियाली महोत्सव मेला। हमने बहुत एंजॉय किया। हमने ट्रैकर में भी बैठे, हम रोलर में भी बैठे,
हमें बहुत अच्छा लगा और खाने पीने के भी यहाँ पे बहुत सारे व्यंजन थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा है। हम इसका मेला देखने के लिए आए, सब लेडीज का आज अच्छा रहता है और हम डॉलर में भी बैठे और स्टॉल पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी और मेले का आनंद लिया। दरअसल मेवाड़ के कई वर्षों से सावन महीने में लगने वाला ये मेला उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह की महारानी की देन है। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक दिन महाराणा फतेह सिंह की महारानी ने कहा कि उदयपुर में लगने वाले हरियाली अमावस्या के मेले का दूसरा दिन सिर्फ महिलाओं के लिए होना चाहिए। ऐसे में महारानी की इच्छा पूरी करते हुए महाराणा फतेह सिंह ने दूसरे दिन सखियों का मेला लगाने की हामी भर दी। तब से लेकर आज तक ये परंपरा जारी है। उधर पंजाब के फरीदकोट के कोटकपुरा में भी तीज उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान पंजाब के विधानसभा के स्पीकर सरदार कुलतार सिंह भी मौजूद रहे। वैसे तो तीज बुधवार को है, लेकिन अभी से ही यहाँ इसका रंग जमने लगा है। खुद महिलाएं भी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले इस आयोजन में हिस्सा लेकर बेहद खुश नजर आई। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ उदयपुर से सतीश शर्मा, गुड न्यूज टुडे। और अब बात पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की कर लेते हैं, जिसके हालात पर भारत की नजर है और अब से थोड़ी देर में सरकार ने इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो बात पड़ोसी देश बांग्लादेश की करेंगे, जो आग की लपटों से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कमान सेना ने अपने हाथ में संभाल ली है। सेना के दखल के बीच वहां नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई। इधर बांग्लादेश में उथल पुथल का दौर जो है वो जारी है। ऐसे में भारत सरकार इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। सबसे पहले बांग्लादेश से लगी अपनी सीमाओं को सील कर दिया गया है और भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद बीएसएफ हर गतिविधि पर पैनी नजर रखा हुआ है। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एक हाई लेवल की मीटिंग भी हुई और अब से थोड़ी देर बाद यानी ठीक 10 बजे इसी मुद्दे पर सभी दलों की एक बैठक भी होने जा रही है। और ये बैठक जो है केंद्र की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें सरकार सभी दलों को बांग्लादेश के हालात पर सरकार के उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे और साथ ही साथ आगे की रणनीति पर इन दलों की राय भी जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना भारत में बनी हुई हैं और वो दिल्ली के पास गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पहुंची थी, जहां उन्होंने रात बिताई। वहीं एनएसए अजीत डोभाल ने शेख हसीना से मुलाकात की, जहां पर कहा जा रहा है कि शेख हसीना अब लंदन जाने की तैयारी में है। इस बीच उनके बेटे ने ये कह दिया है कि वो कभी भी बांग्लादेश नहीं लौटेंगी। तो बांग्लादेश के हालात जितने नाजुक बने हुए हैं, भारत की निगाहें भी लगातार पैनी हैं और सुरक्षा को लेकर तमाम सिक्योरिटी पर्सनल्स और एनएसए अजीत डोभाल भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी ब्रीच ना हो सके। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की सेना अंतरिम सरकार बनाने में जुट गई है। सेना प्रमुख का कहना है कि देश को अब सेना संभालेगी। आंदोलन में जो लोग मारे गए उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। शेख हसीना का विमान कल शाम 5:45 पर हिंडन एयरबेस पर उतरा था। बांग्लादेश की सेना ने 45 मिनट शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए दिए थे। उसी वक्त में उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया था और भारत पहुंच गई थी। इस बीच सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिंडन एयरबेस जाकर शेख हसीना से मुलाकात की। वहीं पीएमओ लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत अलर्ट मोड में है। पूरी तरीके से भारत बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर करीब से नजरें बनाए हुए है। भारत ने पूर्व क्षेत्र में बांग्लादेश से लगने वाली सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया है। बीएसएफ के डीजी यानी दलजीत सिंह चौधरी भी
पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए और जहां पर उन्होंने बॉर्डर पर पहुंचकर सिक्योरिटी रिव्यू किया। बांग्लादेश से लगते भारत के तमाम 4096 किलोमीटर बॉर्डर पर अतिरिक्त जवान लगाकर पेट्रोलिंग और ज्यादा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में अचानक हुए तख्ता पलट को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। बांग्लादेश बॉर्डर से लेकर दिल्ली और राजधानी से सटे हिंडन एयरबेस पर गहमागहमी देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी पहलुओं पर विचार किया गया। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना से जुड़े अधिकारियों ने हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना से मुलाकात की। बांग्लादेश में अब सेना ने कमान संभाल ली है। ऐसे में बदले कूटनीतिक समीकरणों और सुरक्षा के लिहाज से भारत में भी गंभीरता से मंथन हो रहा है। ये तो बहुत गंभीर स्थिति भारतवर्ष के लिए बनी है। हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है, धक्का है। शेख हसीना कई महीनों से अंडर प्रेशर हैं। जो बीएनपी है, जो इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, वो उनके बरखिलाफ रही हैं। संकट बड़ा है, लिहाजा केंद्र सरकार ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए बांग्लादेश से लगे बॉर्डर के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। बीएसएफ ने बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम को देखते हुए 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अपनी सभी यूनिट को खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। बॉर्डर पर अतिरिक्त जवान लगाकर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सभी यूनिट को पूरी तरह से चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। रणनीति में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी भी तुरंत बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर 24 परगना और सुंदरबन इलाके में तैयारियों की समीक्षा की। जाहिर है बांग्लादेश संकट पर भारत की पैनी नजर है और वो इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। भारत इससे जुड़ी हर चीजों पर बारीक नजर रख रहा है। मंजीत नेगी और अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।